कुछ कहानियाँ सीधी-सादी होती है, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो शुरुआत से ही आपके दिमाग के साथ एक ज़बरदस्त खेल खेलने लगती है। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की धमाकेदार तमिल स्कैम थ्रिलर मूवी की, जिसने अपने माइंड बेंडिंग ट्विस्ट और 9.2 की रिकॉर्ड ब्रेकिंग आईएमडीबी रेटिंग से हर तरफ तहलका मचा दिया है। ये कहानी है बेंगलुरु में रहने वाले श्रवण की, जिसका 5 साल का बेटा जीवा अचानक किडनैप हो जाता है, जो पूरे परिवार को 7 साल पुराने उस काले अतीत में ढकेल देता है, जहाँ धोखेबाजी, मजबूरी और भारत के सबसे बड़े फर्जी टोल प्लाजा स्कैम का खेल रचा गया था। यहाँ हर किरदार के चेहरे पर एक नकाब है, ना कोई पूरी तरह बेगुनाह है और ना ही पूरी तरह गुनहगार। कहानी की शुरुआत कर्नाटका के व्यस्त शहर बेंगलुरु से होती है। यहाँ श्रवण नाम का एक आदमी अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटा सा होटल चलाता है। परिवार में उसकी पत्नी, उसका साला जैकी की बूढ़ी माँ जानकी और उनका 5 साल का प्यारा बेटा जीवा है। बाहर से देखने पर यह बहुत ही सुखी और शांत परिवार लगता है, लेकिन ध्यान से देखने पर एक अजीब सन्नाटा महसूस होता है। श्रवण और उसकी पत्नी के बीच बातचीत ना के बराबर होती है। दोनों को देखकर लगता है कि अतीत का कोई गहरा राज उनकी खुशियां छीन चुका है। फिर भी वो अपने सारे दुख छुपाकर सिर्फ जीवा के बेहतर भविष्य के लिए जी रहे हैं और उसे शहर के सबसे महंगे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हर दिन की तरह श्रवण जीवा को स्कूल छोड़ने आता है, लेकिन दोपहर को जब वो बेटे को लेने आता है तो उसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगता है। श्रवण जब टीचर से जीवा के बारे में पूछता है तो टीचर बताते हैं कि कुछ देर पहले जीवा के ताऊजी बनकर एक आदमी आया था। उसने कहा कि घर से जरूरी बुलावा आया है और जीवा भी उसे पहचानता था, तो हमने उसे उनके साथ जाने दिया। ये सुनते ही श्रवण के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बेंगलोर में उनका कोई रिश्तेदार या ताऊजी है ही नहीं, यानी किसी ने बहुत सोच समझकर उसके बेटे को किडनैप कर लिया है। खबर मिलते ही पूरा परिवार भागता हुआ स्कूल पहुंचता है। सब मिलकर प्रिंसिपल के कमरे में सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। जैसे ही कमरे में किडनैपर का चेहरा साफ दिखाई देता है, पूरे परिवार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उनके चेहरे पर डर से ज्यादा एक अजीब सा खौफ था। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि वो इस आदमी को ना सिर्फ पहचानते हैं, बल्कि सालों से उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हमें उस किडनैपर का चेहरा या पहचान अभी फिलहाल नहीं दिखाई जाती। इसी सस्पेंस के साथ कहानी 7 साल पीछे यानी कि 2010 के फ्लैशबैक में चली जाती है। चेन्नई के मंगलापुरम इलाके में 2010 में श्रवण बिल्कुल अकेला रहता था और उसकी शादी नहीं हुई थी। वो तमिलनाडु के बिजली विभाग के ऑफिस में बिल जमा करने का काम करता था। ये नौकरी उसे माँ के मौत के बाद कॉम्पैशनेट अपॉइंटमेंट पर मिली थी। श्रवण को यह सरकारी नौकरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। ऊपर से उसका साथी कर्मचारी बहुत कामचोर था, जो अपना सारा काम श्रवण के सिर पर थोप कर बहाने बनाकर बाहर घूमता रहता था। रोज ऑफिस में बिजली का बिल जमा करने के लिए सैकड़ों लोगों की लंबी लाइन लगती थी। श्रवण को अकेले ही उस भारी भीड़ को संभालना पड़ता था। लोगों से कैश लेना, बिल एंट्री करना, सब काम अकेले हाथ से करना होता था। लेकिन श्रवण की असली परेशानी उसकी निजी जिंदगी में थी। वो कर्ज के बहुत बड़े समंदर में डूबा हुआ था। दरअसल उसकी इस हालत की शुरुआत उसकी माँ के एक सपने से हुई थी। मरने से पहले उनकी इच्छा थी कि उनका अपना सिर छुपाने का घर हो। माँ की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रवण ने एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी से भारी ब्याज में बहुत बड़ा लोन लिया था। लेकिन घर बनने के कुछ दिन बाद उसकी माँ का देहांत हो गया और सारा कर्ज का बोझ श्रवण के कंधों पर आ गिरा। पिछले कई सालों से वो अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा ईएमआई में दे रहा था और भारी ब्याज की वजह से मूल रकम में से 1 रुपया भी कम नहीं हुआ। कर्ज देने वाले लोग उसे दिन रात फोन करके गालियां और धमकियां देते थे। उनसे बचने के लिए श्रवण दिन में घर के मेन दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर रखता था और पीछे एक टूटे रास्ते से चोरों की तरह आता जाता था। उधर कर्जदार दरवाजे पर लात मारकर चिल्लाते थे, तू जहाँ भी छुपा रहे, एक ना एक दिन तो तुझे पकड़ ही लूंगा। नौकरी के इस टेंशन के बाद श्रवण के सुकून की एक ही जगह थी, ईमान अन्ना जी की छोटी सी चाय की दुकान। अन्ना जी श्रवण को बचपन से जानते थे और प्यार करते थे। उसी दुकान पर श्रवण की मुलाकात अक्सर अपने दोस्त क्विक मणि से होती थी। मणि एक शेयर ट्रेडिंग कंपनी में काम करता था और हमेशा श्रवण को सलाह देता था, दोस्त कुछ पैसे शेयर बाजार में लगा दे, रातों रात कर्ज उतर जाएगा। लेकिन श्रवण बार बार हंसकर टाल देता था, ए भाई यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, लोन चुकाने के लिए पैसे नहीं है तो इन्वेस्ट कहाँ से करूँ। ठीक इसी समय कहानी एक नया मोड़ लेती है और एंट्री होती है एक गर्भवती औरत ऐना की। ऐना ने एक लड़के से प्यार करके परिवार के खिलाफ जाकर शादी की थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो वो कायर पति उसे इस हालत में अकेला छोड़कर सारे पैसे लेकर भाग गया। इस अनजान शहर में ऐना जब अपने आने वाले बच्चे के भविष्य के लिए संघर्ष कर रही थी, तभी उसकी जिंदगी में एक और बड़ा तूफान आया। एक दिन घर लौटने पर वो देखती है कि उसके सारे कपड़े और सामान किसी ने सड़क पर फेंक दिए हैं। जब वो रोते हुए मकान मालिक से वजह पूछती है तो उसे और बड़ा झटका लगता है। मकान मालिक बताता है कि जिस दलाल के जरिए ऐना ने 3 लाख रुपए देकर घर लीज पर
लिया था वो बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। ऐना ने दलाल को 3 लाख रुपए दिए थे, पर वो पैसे कभी मकान मालिक तक पहुंचे ही नहीं। दलाल सारा पैसा लेकर शहर से भाग चुका था। अब ना तो उसके पास रहने की जगह थी और ना ही कोई सहारा। ऊपर से वो मां बनने वाली थी। ऐसे हालत में ऐना के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे, या तो वो खुद को खत्म कर ले या जिंदा रहने के लिए जुर्म का रास्ता चुने। ऐना ने दूसरा रास्ता चुना। उसने अपनी एक फर्जी पहचान बनाई और लोगों के सामने खुद को एक बड़ी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एजेंसी की मैनेजर बताने लगी। वो शहर के अमीर मकान मालिकों से मिलकर कहती, आपके घर की देखरेख करना, अच्छे किराएदार ढूंढना और हर महीने 1 तारीख को आपके पास किराया पहुंचाना, ये सब मेरी एजेंसी की जिम्मेदारी होगी। बदले में आपको कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ 10% कमीशन लूंगी। उसकी मीठी बातों और कॉर्पोरेट लुक पर भरोसा करके कई लोग अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी की चाबियां उसे सौंप देते थे। ऐना उसी मौके का फायदा उठाकर नए किराएदारों से एडवांस और सिक्योरिटी के नाम पर मोटा पैसा ऐंठने लगी। उसके दिमाग में प्लान था कि इन लाखों रुपयों को किसी बड़ी जगह इन्वेस्ट करके भारी मुनाफा कमाएगी, फिर असल पैसा मकान मालिकों को लौटाकर खुद रातों रात अमीर बन जाएगी। अब कहानी में आते हैं जैकी और उनकी मां जानकी। बचपन से जैकी का एक ही सपना था, सिनेमा का बड़ा हीरो बनना। उनके पिता के जिंदा रहते एक समाज सेवी ट्रस्ट चलता था, लेकिन उनके मौत के बाद वो ट्रस्ट कर्ज में डूबकर बंद हो गया। जैकी की मां जानकी हर कदम पर अपने बेटे का हौसला बढ़ाती थी और चाहती थी कि उनका बेटा जैसे तैसे हीरो बने। तभी जानकी देवी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और उनके मुंह से खून आने लगता है। जैकी घबराकर उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। वहां एक जूनियर डॉक्टर एक्सरे के बाद गंभीर होकर बताता है कि इनके फेफड़ों में बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हुआ है। तुरंत ऑपरेशन ना किया तो इन्हें बचाया नहीं जा सकता और ऑपरेशन का खर्चा कम से कम 5 लाख रुपए है। इतनी बड़ी रकम सुनकर जैकी के होश उड़ जाते हैं। वो अपने जान पहचान के हर इंसान के आगे हाथ फैलाता है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में कोई भी उसे 1 रुपया भी उधार नहीं देता। रात भर वो हॉस्पिटल के फर्श पर बीमार माँ की गोद में सिर रखकर रोता रहता है। कोई रास्ता न देखकर वो सोशल मीडिया पर माँ की बीमारी की तस्वीर डालता है और पिता के पुराने ट्रस्ट का नाम लिखकर एक इमोशनल पोस्ट शेयर कर देता है। साथ ही अपना बैंक अकाउंट नंबर देकर मदद की गुहार लगाता है। उसके पिता की ईमानदारी की वजह से उस ट्रस्ट से कभी इलाके के कई लोगों का भला हुआ था, इसलिए लोग जैकी की पोस्ट पर मदद करने के लिए आगे आने लगते हैं। अगली सुबह होते ही जैकी के मोबाइल पर लगातार मैसेजेस आने लगते हैं। कोई 5,000 भेज रहा था, कोई 10,000 तो कोई उससे भी ज्यादा। देखते ही देखते दोपहर तक ऑपरेशन के पूरे 5 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। खुश होकर जैकी पैसे लेकर डॉक्टर के पास पहुंचता है और कहता है, डॉक्टर साहब पैसों का इंतजाम हो गया, अब मेरी माँ का ऑपरेशन शुरू करिए। लेकिन डॉक्टर उसे थोड़ा इंतजार करने को बोलते हैं। दरअसल जब वो जूनियर डॉक्टर जानकी देवी की फाइनल रिपोर्ट अपने सीनियर सर्जन को दिखाता है तो सीनियर डॉक्टर गुस्से में भड़क उठता है। वो जूनियर डॉक्टर की क्लास लगा देता है क्योंकि जानकी देवी के फेफड़ों में कोई बीमारी थी ही नहीं। उनके सिर्फ पेट में भारी गैस की समस्या थी जो एक साधारण एंटासिड या दवा से ठीक हो सकती थी। बिना किसी वजह इतना बड़ा ऑपरेशन बताने की वजह हॉस्पिटल की भारी लापरवाही थी। अपनी और हॉस्पिटल की नाकामी छुपाने के लिए जूनियर डॉक्टर बाहर आकर जैकी से झूठ बोलता है, देखिए ऊपर वाले का चमत्कार हुआ है, नई रिपोर्ट में उनके फेफड़े खुद ब खुद ठीक हो गए हैं, अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ दवाओं से काम चल जाएगा। जैकी तो बहुत खुश हो जाता है और माँ को लेकर घर आ जाता है। घर पहुंचकर बेहद ईमानदार जैकी माँ से कहता है, माँ क्योंकि तुम्हारे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए जिन लोगों ने अपने मेहनत की कमाई हमें भेजी थी मैं कल ही लाइव जाकर उन सबके पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन जानकी देवी की सोच बिल्कुल अलग थी। वो एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने बेटे से कहती है, अरे बेवकूफ, लोगों ने ये पैसे तुझे या मुझे देखकर नहीं दिया, ये पैसा तेरे स्वर्गीय पिता के ट्रस्ट की साख पर मिला है। अगर तूने ये पैसा लौटा दिया तो बड़ा आदमी बनने या फिल्मों में हीरो बनने का तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। वो अपने बेटे को समझाती है कि वो इस पैसों को अपने काम में लगाएंगे। यहाँ से माँ बेटे की जिंदगी एक खतरनाक मोड़ लेती है। वो समझ जाते हैं कि अगर लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर पिता के ट्रस्ट के नाम पर एक रात में 5 लाख रुपए आ सकते हैं तो इस भरोसे का इस्तेमाल करके भविष्य में करोड़ों रुपए भी कमाए जा सकते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर एक नया प्लान बनाते हैं। वो शहर भर में घूमकर लोगों को अनाथ बच्चों और लाचार मरीजों की झूठी कहानियां सुनाते हैं और ट्रस्ट के नाम पर लाखों रुपए का चंदा वसूलने लगते हैं। उधर श्रवण की जिंदगी भी दिन ब दिन उलझती जा रही थी। एक तरफ सिर पर भारी कर्ज था और दूसरी तरफ उसे एक बहुत बड़े करोड़पति बिजनेसमैन की बेटी से प्यार हो गया था। लड़की के माता पिता श्रवण की सरकारी नौकरी की बात सुनकर उसका घर देखने आने का फैसला करते हैं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस दिन लड़की वाले श्रवण का घर देखने आने वाले थे ठीक उसी दिन कर्ज वसूलने वाला एक गुंडा एजेंट अपने साथियों के साथ श्रवण के दरवाजे पर आ धमका और बाहर से गालियां देने लगा। घर के अंदर बैठी लड़की के माता पिता ये सब देखकर आपस में बातें करने लगे कि इस लड़के पर तो करोड़ों का कर्ज है, इसके साथ बेटी की शादी नहीं की जा सकती। अपने प्यार के सामने इस तरह अपमानित होने पर श्रवण का गुस्सा फूट पड़ता है। वो बाहर
आकर एजेंट का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है मैं 5 साल से लगातार किश्तें दे रहा हूँ, फिर भी तुम्हारा लोन खत्म नहीं होता। आज के बाद तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। अगर कोई दिक्कत है तो सीधे पुलिस स्टेशन जाकर बात करो। एजेंट उस वक्त तो धमकी देकर चले जाते हैं, लेकिन वो इस बेइज्जती को भूलते नहीं है। अगली सुबह श्रवण और उसके दोस्त मणि को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। वहाँ का सख्त और खौफनाक इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम श्रवण को डराकर समय पर लोन चुकाने की हिदायत देता है। थाने से लौटकर श्रवण अन्ना जी की दुकान पर जाता है। अन्ना जी उसे अपनी दुकानों का बिजली बिल भरने के लिए भारी कैश देते हैं। रास्ते में वही लोन एजेंट फिर से श्रवण को घेर लेता है। जान बचाने के लिए श्रवण बिल के पैसों से एक किश्त भर देता है। यहीं से उसके दिमाग में खुराफात आती है। वो देखता है कि लोग आखिरी तारीख से 20 दिन पहले ही बिल जमा कर देते हैं। श्रवण सोचता है कि अगर इस पैसों को 20 दिन शेयर मार्केट में लगाकर मुनाफा कमाया जाए और आखिरी दिन मूल रकम जमा कर दी जाए तो किसी को पता नहीं चलेगा। वो ऑफिस का कंप्यूटर तार काट कर खराब कर देता है और लोगों को हाथ में रसीदें देकर कैश अपने बैग में भरने लगता है। मनी के जरिए शेयर ट्रेडिंग में लगाते ही उसे 60% मुनाफा मिलता है। लालच में आकर वो सरकारी नौकरी छोड़कर अपना इन्वेस्टमेंट ऑफिस खोल लेता है और लोगों को 20% फिक्स्ड रिटर्न देने का वादा करता है। लोग लालच में करोड़ों रुपए जमा करने लगते हैं। श्रवण 60% कमाकर 20% लोगों को दे देता और 40% खुद रखता। उधर ऐना ने किराए के नाम पर ऐंठा सारा काला धन और जानकी जैकी ने ट्रस्ट का 42 लाख रुपया श्रवण की कंपनी में लगा दिया। चारों की जिंदगी ठाठ से चलने लगती है। तभी श्रवण का पुराना दोस्त पोर्ट पर आए स्क्रैप माल की गुप्त डील के लिए 10 करोड़ रुपए मांगता है और 3 दिन में पैसा डबल करने का दावा करता है। श्रवण अमीर बनने के चक्कर में ऑफिस के लॉकर से कस्टमर का पैसा, बिजली बिल का फंड और अपनी जमा पूंजी मिलाकर 10 करोड़ रुपए दोस्त को दे देता है। अगली सुबह खबर आती है कि उस दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी गई और 10 करोड़ रुपए लूट चुके हैं। श्रवण का साम्राज्य ढह जाता है। बिजली का पैसा ना पहुंचने से पूरे इलाके की लाइट कट जाती है और हजारों लोग ऑफिस तोड़ने पहुंच जाते हैं। ऐना का किराए का फ्रॉड और जानकी जैकी का ट्रस्ट स्कैम भी खुल जाता है। पुलिस चारों को गिरफ्तार कर लेती है। श्रवण जुर्म कबूल करता है, पर इंस्पेक्टर कल्याण भरोसा ना करके रात में चारों का एनकाउंटर करने का प्लान बनाता है। एनकाउंटर की बात सुनकर चारों घबरा जाते हैं। आधी रात को जो खाना देने आता है उसे वो बेहोश कर देते हैं और चाबी छीनकर लॉकअप से भाग निकलते हैं। चेन्नई छोड़कर भागते वक्त श्रवण सबका पैसा चुकाने का वादा करता है, पर कोई उस पर भरोसा नहीं करता। इसलिए वो तय करते हैं कि जब तक पैसा वापस नहीं मिलता वो श्रवण के साथ ही रहेंगे। आखिरकार चारों बेंगलोर आकर एक फर्जी परिवार बनकर रहने लगते हैं और यहीं पर फ्लैशबैक खत्म होता है। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आती है, जहां हमें 2 बड़े झटके मिलते हैं। ट्विस्ट नंबर 1, जिस 5 साल के बच्चे जीवा का किडनैप हुआ था वो श्रवण का अपना बेटा नहीं, वो असल में ऐना का वही बच्चा था जिसे बाप के बिना ये समाज जीने नहीं देता। इसलिए श्रवण उसे अपने बेटे की तरह बाप का प्यार देकर बड़ा कर रहा था। ट्विस्ट नंबर 2, सीसीटीवी फुटेज में दिखे उस खतरनाक किडनैपर का चेहरा पूरी तरह सामने आता है। वो कोई और नहीं बल्कि वही इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम था, जिसके एनकाउंटर के डर से चारों 7 साल पहले ये शहर छोड़कर भागे थे। इतने सालों बाद उसी यमदूत को अपने बच्चे के किडनैपर के रूप में देखकर सबके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। अब सब पक्के हो चुके थे कि जीवा पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अगर बच्चे को कल्याण से बचाना है तो उन्हें दोबारा उसी पुराने मंगलपुरम शहर वापस जाना पड़ेगा, जहां वो हजारों लोगों के करोड़ों रुपए मार कर आए थे। वहां कदम रखने का मतलब था भीड़ के हाथों पीट पीट कर मरना। तभी श्रवण एक बड़ा फैसला लेता है। वो सीधे खड़े होकर कहता है, जीवा भले ही मेरे खून का ना हो, पर वो मेरा बेटा है। उसे मैंने अपनी छाती का खून पिलाकर बड़ा किया। आज कोई मेरे साथ आए ना आए, मैं अकेला जाऊंगा और अपने बेटे को वापस लेकर आऊंगा। श्रवण का ये निस्वार्थ प्यार देखकर जैकी, जानकी और अन्ना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे, मरेंगे तो सब साथ मरेंगे। आखिरकार चारों एक कार में उस शहर के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें शहर के बॉर्डर पर एक बहुत बड़ा बंद पड़ा सरकारी टोल प्लाजा मिलता है। श्रवण गाड़ी रोककर उस टोल प्लाजा को कुछ देर ध्यान से देखता है, पर किसी को कुछ कहता नहीं। रात के अंधेरे में वो चुपके से श्रवण के उसी पुराने बंद घर में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर श्रवण कांपते हुए इंस्पेक्टर कल्याण सुंदरम से जीवा को छोड़ने की रिक्वेस्ट करता है। सुंदरम ठहाका मारकर हंसता है और कहता है, क्यों रे धोखेबाजों की टोली, तुम्हें क्या लगा था तुम थाने से भागोगे और मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाऊंगा? तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे उंगलियों पर थी। देखा बच्चे को चारा बनाते ही कैसे कुत्तों की तरह तुम खुद ही पिंजरे में लौट आए। श्रवण हाथ जोड़कर रोता है, सर हमारे साथ जो करना है कीजिए, पर मासूम बच्चे को छोड़ दीजिए। तभी इंस्पेक्टर एक ऐसा सच खोलता है जिसे सुनकर चारों के होश उड़ जाते हैं। सुंदरम हंसते हुए कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम 3-4 लोग मिलकर इतने बड़े थाने के संतरी को मारकर भाग गए थे और तमिलनाडु पुलिस कुछ नहीं कर पाई? अरे बेवकूफो, उस रात लॉकअप के पीछे वाली खिड़की के नट बोल्ट मैंने खुद अपने हाथों से ढीले किए थे, यानी तुम्हारा भागना कोई चमत्कार नहीं था।
वो मेरी सोची समझी चाल थी। दरअसल कल्याण सुंदरम जितना ईमानदार और सख्त पुलिस वाला बनकर घूमता था, असल में वो भी एक नंबर का भ्रष्ट और अंडरवर्ल्ड का ड्रग डीलर था। खाकी वर्दी के पीछे वो एक खतरनाक इंसान था। उसी साल वो रिटायर भी हो गया था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसने अपनी जिंदगी भर की सारी काली कमाई जुए और सोने में लगा दी और पूरी तरह कंगाल हो गया। फिलहाल उसके पास अपना जेब खर्च चलाने तक के लिए पैसे नहीं बचे थे। अब 7 साल पहले श्रवण और उसके साथियों का बैकग्राउंड चेक करके समझ आ गया था कि ये लोग जालसाजी के उस्ताद हैं। इसलिए उसने इन्हें जिंदा छोड़ दिया था ताकि भविष्य में अपनी जरूरत पड़ने पर इनसे बड़ा क्राइम या स्कैम करवाकर खुद अरबपति बन सके। सुंदरम साफ धमकी देता है कि अब मुझे अपनी बाकी जिंदगी ऐश से काटने के लिए 50 करोड़ रुपए चाहिए और यह पैसा तुम चारों मिलकर मुझे जुटाकर दोगे। उसके लिए तुम्हें बैंक लूटना पड़े, चोरी करनी पड़े या नया फ्रॉड खेलना पड़े, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे सिर्फ कैश चाहिए। अगर कल तक प्लान तैयार नहीं हुआ तो बच्चे की लाश तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। लाचार होकर श्रवण उसकी शर्त मान लेता है। पूरी रात चारों सिर पर हाथ रखकर सोचते रहते हैं कि एक दिन में 50 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे। तभी श्रवण के दिमाग में हाईवे पर बंद पड़ी उसी टोल प्लाजा का ख्याल आता है। वो तुरंत सुंदरम से कहता है कि सर एक आइडिया है, हम उस बंद पड़े टोल प्लाजा को फर्जी तरीके से चालू करके लोगों से करोड़ों रुपए का टैक्स वसूल कर सकते हैं। ये सुनकर कल्याण सुंदरम खुशी से झूम उठता है और कहता है आइडिया तो जबरदस्त है, इसी पर अब काम होगा। लेकिन श्रवण भी कम चालाक नहीं था। वो एक शर्त रखता है, काम शुरू करने से पहले मैं जीवा से बात करना चाहता हूँ ताकि मुझे तसल्ली हो जाए कि मेरा बेटा जिंदा है। सुंदरम मान जाता है और फोन का स्पीकर ऑन करता है। श्रवण जीवा को संभालते हुए कहता है बेटा तुम कहाँ हो। जीवा बहुत समझदार था। वो रोने का नाटक करते हुए फुसफुसाकर एक सीक्रेट इशारा करता है कि उसे एक पुरानी बंद फैक्ट्री के अंदर व्हीलचेयर पर बैठाकर लोहे की जंजीरों से बांध कर रखा है और बाहर 2 बंदूकधारी गुंडे पहरा दे रहे हैं। ये सुराग मिलते ही श्रवण को एक नई उम्मीद मिल जाती है। इसके बाद शुरू होता है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फर्जी टोल प्लाजा स्कैम। कल्याण सुंदरम अपनी पुरानी पुलिस की धौंस और फर्जी सरकारी कागजात का इस्तेमाल करके रातों रात उस बंद टोल प्लाजा को नया रंग रूप दे देता है। पहले मीडिया और न्यूज चैनलों को पैसा खिलाकर वो फर्जी खबर चलवाई जाती है कि सरकार की खास मंजूरी के बाद हाईवे का ये बंद टोल प्लाजा नए नियमों के साथ फिर से चालू हो रहा है। यहाँ तक कि वो एक लोकल मंत्री को बेवकूफ बनाकर फीता कटवाते हैं और उस फर्जी टोल प्लाजा का जबरदस्त उद्घाटन करवा देते हैं। बस फिर क्या था, हाईवे से गुजरने वाली हर बड़ी गाड़ी और वीआईपी से नियम से हजारों रुपए का टैक्स वसूला जाने लगता है। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में उस फर्जी टोल प्लाजा से सुंदरम के खाते में करोड़ों रुपए जमा होने लगते हैं। लेकिन श्रवण जानता था कि पैसे मिलने के बाद कल्याण उनमें से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसलिए वो सुंदरम के लालच को एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए अपना आखिरी दांव खेलता है। श्रवण एक दिन सुंदरम की मुलाकात अपने ऑफिस के एक नकली वैज्ञानिक से करवाता है। वो साइंटिस्ट सुंदरम को एक सामने एक डेमो दिखाकर दावा करता है कि उसने एक ऐसा हाइड्रोजन जनरेटर बनाया है जो बिना तेल या कोयले के सिर्फ सादे पानी से भारी बिजली बना सकता है और अगर इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च किया जाए तो 50 करोड़ रुपए पलक झपकते ही 500 करोड़ रुपए में बदल जाएंगे। लालच में अंधा कल्याण सुंदरम इस फर्जी जाल में पूरी तरह फंस जाता है। वो टोल प्लाजा के कमाए सारे पैसे तो लगा ही देता है, साथ ही अपनी जान पहचान के बड़े बड़े माफिया और मंत्रियों को जोड़कर उस फर्जी प्रोजेक्ट में 50 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करवा देता है। जब कल्याण सुंदरम खुशी से गदगद होकर श्रवण के ऑफिस आकर बताता है, श्रवण अब हमारे अकाउंट में 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, अब बता तुझे क्या चाहिए। तब श्रवण सीधा खड़े होकर कहता है, अब मेरे बेटे जीवा को मेरी गोद में वापस लौटा दो। तभी कल्याण सुंदरम अपना असली जहरीला रूप दिखाता है। वो ठहाका मारकर हंसता है और श्रवण के सिर पर बंदूक रखकर बोलता है, अरे बेवकूफ, मैंने तो तुझे सिर्फ जीवा को छोड़ने का वादा किया था, तुम चारों को छोड़ने की बात तो नहीं कही थी। तुम जिंदा रहे तो टाइम बम हो, तुम्हें बचाकर रखूंगा तो मैं फंस जाऊंगा। वो अपने गुंडों को हुक्म देता है कि चारों को गोली मारकर लाश हाईवे पर फेंक दो। लेकिन आखिरी बार जीवा से फोन पर बात करने के लिए श्रवण सुंदरम के पैर पकड़ लेता है। सुंदरम तरस खाकर स्पीकर ऑन कर देता है और ठीक तभी फिल्म का सबसे बड़ा और मजेदार ट्विस्ट सामने आता है। श्रवण फोन पर जीवा को एक खास कोड वर्ड बोलता है, बेटा एक्शन। असल में जीवा बचपन से कोई दिव्यांग या पैरालाइज नहीं था। स्कूल में स्पेशल कोटे से कम फीस में एडमिशन लेने के लिए श्रवण के कहने पर वो हमेशा व्हील चेयर पर बैठे रहने का नाटक करता था। जैसे ही जीवा को श्रवण का सिग्नल मिलता है, वो एक झटके में अपनी जेब से क्लिप निकालकर हाथ की हथकड़ी खोल लेता है और व्हील चेयर से कूद कर भाग खड़ा होता है। वो पहरेदार गुंडों को चकमा देकर सीधे फैक्ट्री से भाग निकलता है और अपने मोबाइल की लाइव लोकेशन श्रवण को भेज देता है।
है। उधर जैसे ही लोकेशन मिलती है, श्रवण ऑफिस में कल्याण सुंदरम के हाथ की बंदूक पर लात मारता है और टेबल पलट कर उस पर हमला कर देता है। जैकी और बाकी भी मिलकर गुंडों की धुलाई कर देते हैं। चारों मिलकर सुंदरम को रस्सी से कुर्सी से बांध देते हैं। फिर जीवा की भेजी लाइव लोकेशन पर गाड़ी दौड़ाकर पहुंचते हैं और उसे सुरक्षित अपने सीने से लगा लेते हैं। कुर्सी पर बंधा कल्याण सुंदरम चिल्लाकर फोन पर कहता है, तुम भागकर कहाँ जाओगे? इस फर्जी टोल प्लाजा स्कैम की बात जैसे ही सेंट्रल एजेंसी को पता चलेगी, तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। तब श्रवण वीडियो कॉल पर आकर सुंदरम को ऐसी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाता है। श्रवण हंसते हुए कहता है कि सुंदरम सर, इस हाइड्रोजन जनरेटर का पूरा प्रोजेक्ट एक रचा हुआ नाटक था। आप जैसे लालची इंसान को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए ये स्क्रिप्ट मैंने खुद लिखी थी। जब आप मंत्रियों से घूस ले रहे थे, फर्जी टोल प्लाजा का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे और हमें एनकाउंटर की धमकी दे रहे थे, उसकी एक एक सेकंड की लाइव फुटेज मेरे इस हिडन पेन कैमरे से रिकॉर्ड हो रही थी और मैंने उसे दिल्ली के सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के हेडक्वार्टर में मेल कर दिया है। पल भर में पूरे देश के न्यूज चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगती है कि पूर्व पुलिस अधिकारी कल्याण सुंदरम भारत के इतिहास के सबसे बड़े फर्जी टोल प्लाजा स्कैम का मास्टरमाइंड है। खबर फैलते ही आम जनता और बड़े अधिकारी सुंदरम के खिलाफ हो जाते हैं। सेंट्रल फोर्स की गाड़ियां आकर सुंदरम के ऑफिस को घेर लेती हैं और उसे कॉलर से खींच कर ले जाती हैं। फिल्म के लास्ट में दिखाया जाता है कि श्रवण, ऐना, जैकी और जानकी उस फर्जी टोल प्लाजा से कमाए करोड़ों रुपए में से एक भी रुपया अपनी जेब में नहीं रखते। वो बड़ी ईमानदारी से सारा पैसा उन हजारों आम लोगों के बैंक खातों में चुपके से ट्रांसफर कर देते हैं, जिन्हें उन्होंने 7 साल पहले मंगलापुरम में धोखा दिया था। इस तरह अपनी पूरी सारी गलतियों का प्रायश्चित करके वो जीवा को लेकर एक नई और खूबसूरत सुबह की तरफ बढ़ जाते हैं। और इसी के साथ यह फिल्म भी यहीं पर एंड होती है। तो कैसी लगी आज की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।